थैंक यू भगवान। वैसे मैं ट्राई कर रहा था ना, पेन चल नहीं रही थी। एंड वेलकम दोस्तों, आपका फिर से हमारी इस कक्षा में एक बार स्वागत है। और हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को बिल्कुल इलुबरेटिव तरीके से पढ़ रहे हैं, या जो भी हमारे लिए इंड पे जितना भी पॉसिबल है कि मैं जितनी व्याख्या कर सकता हूँ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का, मैं वो करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे एंड पे जो भी कमियाँ आ रही हैं, मेरी जो भी लूप फॉल्स आ रही हैं, आप डेफिनेटली मुझे बताओ, मैं उनको रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मतलब मेरे एंड पे जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं डेफिनेटली उसको दूर कर दूंगा, लेकिन वो प्रॉब्लम मुझे पता होनी चाहिए कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है। और मुझे भी जो लगता है मैं डेफिनेटली उन सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। ठीक है, अगर ये मेरी ड्रॉबैक्स है, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं डेफिनेटली उसको रिमूव कर दूंगा ना। तो आपका इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका ही होगा कि आप मेरी कमियों को बताएं तो सारी चीज़ें शायद बिल्कुल सुचारू रूप से चल सकेंगी। जी हाँ, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अनुच्छेद 21 है ना, आर्टिकल 21। लिखो कि अनुच्छेद 21 यह घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब कि किसी व्यक्ति को, मतलब किसी व्यक्ति, आर्टिकल 21 डिसाइड करता है, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ये है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा, मतलब कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही उसके प्राण एवं दैहिक, मतलब उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। वैसे ही नहीं किया जा सकता, मतलब विधि के द्वारा जो संवैधानिक तौर पे है, जो कानूनी तौर पे है, उसी के द्वारा ही उसे उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लिख लो आप इसमें, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखना हो तो किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। अन्यथा नहीं ना, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, मतलब उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको विधि के द्वारा, मतलब बाय द लॉ, मतलब विधि के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित होगी उसी के द्वारा ही उसको मतलब उस व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, या किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, लेकिन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, अन्यथा नहीं किया जा सकता। हाँ जी,
मतलब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से मतलब जैसे कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से मतलब संवैधानिक या कानूनी प्रक्रिया का पालन करके। ठीक। एक केस आता है ना, इसके बाद मतलब एक चीज होती है कि इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब जैसे कि मतलब इसमें आता है एक मतलब आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग कि जीवन का अधिकार। तो मतलब जीवन का अधिकार ये नहीं है कि मतलब क्या जीवन का अधिकार यही होगा कि बस हम जी रहे हैं, इन लिविंग फॉर्म में है, जी रहे हैं। कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा है, वो भी जी रहा है, उसकी भी सांसें अंदर आ रही हैं, तो क्या उसको भी बोलेंगे कि है जीवन का अधिकार है या क्या है व्यक्तिगत गरिमा के साथ जी रहा है? नहीं। तो सबसे पहले एक केस आता है ए.के. गोपालन केस 1950। इसमें सर्वोच्च न्यायालय जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या करता है। ठीक। मतलब कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को स्वतंत्रता के अधिकार हो ना, कानूनी आधार पे रोक सकता है। ठीक। जैसे एक गोपालन केस में, एक गोपालन केस 1950 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय इसमें जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या करता है। हाँ, मतलब कि जीव वैज्ञानिक आधार पे कि हाँ एक व्यक्ति है, उसका जीवन चल रहा है बस, एक गोपालन केस में। लेकिन एक मिनट समझते हैं यहाँ पे पहले कि जैसे जीवन के अधिकार में आप बोल सकते हो कि जीवन का अधिकार, ठीक, इसको 2000 में मतलब एक सीमित व्याख्या, एक सीमित आधार हो सकता है, एक व्यापक आधार हो सकता है ना। तो सीमित में जैसे कि यहाँ पे जीव वैज्ञानिक पद्धति होती है, जीव वैज्ञानिक पद्धति, आधार क्या है इसका? जीवित रहना बस। और इसमें दार्शनिक आधार पाया जाता है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना। तो एक ही गोपालन केस में क्या है? यही है, एक गोपालन केस में सर्वोच्च न्यायालय
जीवन की सीमित व्याख्या करता है। मतलब जीवन का मतलब ये होगा कि बस आप जीवित हो, मतलब जीव वैज्ञानिक पद्धति, मतलब जीव वैज्ञानिक मतलब एज ए बायोलॉजिकल आप किस तरह जी रहे हैं, मतलब आप जी रहे हैं तो ठीक है, मतलब वही एक जीवन है आपका। लेकिन जीवन का अगर हम व्यापक अर्थ देखें, अगर व्यापक नजरिए से, तो इसका दार्शनिक पहलू होगा, और दार्शनिक पहलू में बहुत कुछ चीजें आ जाएंगी, जैसे दार्शनिक आधार पे ना, मतलब इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना, व्यक्तिगत या मानवीय गरिमा के साथ जीवन का यापन करना। ठीक, इसकी जो आधारशिला है वो मेनका गांधी केस में आती है। उन्नीस सौ 1978। ठीक, तो इसमें जीवन का अर्थ क्या माना गया एक गोपालन केस में? जीवन का अर्थ जीवित रहना। ठीक, लेकिन मेनका गांधी केस में क्या होता है देखिए, मेनका गांधी केस 1978, इसमें लिखेगी इसमें न्यायालय के अनुसार जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना। ठीक, मतलब कि जीवन के अधिकार में वो सारे अधिकार शामिल हैं, जीवन के अधिकार में वे सारे अधिकार शामिल हैं जो मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ठीक, मतलब कि आर्टिकल 21 के तहत यही कहता है कि किसी व्यक्ति को, मतलब उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, मतलब उसकी जो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। ठीक, और उसके बाद आता है एके गोपालन केस। एके गोपालन केस में जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या करता है, जीवन के अधिकार की जीव वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे जीवन की व्याख्या करता है, जीवन का अर्थ बताता है कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना है एके गोपालन केस में। लेकिन वही कहानी सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को पलट देता है मेनका गांधी केस 1978 में, और इसमें न्यायालय के अनुसार न्यायालय ये डिसाइड करता है कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं होगा, जीवन का अर्थ मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना, मतलब जीवन के अधिकार में वो सारे अधिकार शामिल होंगे जो मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक यही होगा कि हर व्यक्ति का सम्मान करना, हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसको किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की जब पूर्ति होती है, उसकी जो रोजमर्रा की स्थिति है, रोजमर्रा की जो उसकी नीड है, जो डेली लाइफ की चीजें हैं, उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसको स्वच्छ हवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए, उसको कहीं भी घूमने का अधिकार होना चाहिए। हाँ, मतलब कि उसको स्वस्थ जीवन का अधिकार होना चाहिए कि हाँ
हमारे पास स्वास्थ्य अच्छा है, हमारे पास शिक्षा अच्छी है, हमारा पर्यावरण अच्छा है, हमें हमें हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक, उसको भी निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार हो, रोजी रोटी का अधिकार हो, तो उस आधार पे हम देख सकते हैं कि जीवन का नजरिया या जीवन के अर्थ का कितना व्यापक अर्थ निकाला सकता है एज ए फिलॉसफी। दार्शनिक आधार पे जब हम जीवन की व्याख्या करते हैं, जब जीवन के अर्थ को देखते हैं, तो जीवन का नजरिया, जीवन को देखने का नजरिया बहुत ही व्यापक हो जाता है। और उसका जन्म भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान में मेनका गांधी केस 1978 में होता है। 1978 में न्यायालय डिसाइड करता है कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं होगा। आप आईसीयू में बैठे हो या आप कोमा में हो तो वो कोई मतलब नहीं है कि आप जी रहे हो, वो जीवन नहीं है। तो मेनका गांधी में उसको अपने ही निर्णय को जो एक गोपालन केस में सर्वोच्च न्यायालय दिया था उसको पलट देता है और जीवन के अर्थ को बताता है कि जीवन का अर्थ जीवित रहना नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ है कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना। हाँ जी, ठीक। और इसमें अनेक अधिकारों को जीवन के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया। अनेक अधिकारों को जीवन के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया। जैसे में मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, ठीक। पासपोर्ट रखने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्रदूषित रहित वायु पानी का अधिकार, ठीक। रोजी रोटी का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ठीक। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, निद्रा का अधिकार, मतलब कि प्रत्येक अधिकारों को, मतलब इसमें से अनेक अधिकार, जैसे इसके अलावा भी आप देखो इसमें आदि, जैसे कि अनेक अधिकारों को जीवन के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया, जैसे कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीना, मतलब किसी व्यक्ति को
उसके मानवीय, जो उसकी मानव की प्रतिष्ठा है उसके अनुसार है, उसके साथ जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। किसी व्यक्ति को पासपोर्ट रखने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके घर के सामने आप फैक्ट्री खोल दो और वहीं पे नाले पे आ रहे हो, आप वहीं पे प्रदूषण हो रहा है, वहीं पे कोई गैस लीक कर रही है, वहीं पे गंदगी हो रही है। तो किसी भी व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होगा। ठीक, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी है राज्य को, हमारी और ये डीपीएसपी में दिया हुआ है ना, आर्टिकल 48। तो इसको हम देखेंगे आगे। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषित रहित तो वायु या पानी, मतलब ऐसा नहीं कि गंदगी, जैसे हवा वहाँ पे आ रही है तो उसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10 आ रहा है, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड आ रही है, ठीक है, तो उसमें जहरीली गैसें आ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको स्वच्छ वायु, मतलब उसको स्वच्छ वायु पाने का अधिकार होगा, उसको स्वच्छ पानी का अधिकार होगा। किसी व्यक्ति को रोजी रोटी का अधिकार होगा। कोई व्यक्ति अपने अनुसार, मतलब अपने रोजी रोटी के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता है, तो उसको उसके लिए अधिकार होगा। निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार होगा। किसी के पास ऐसा नहीं है कि किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो कानूनी सहायता नहीं प्राप्त कर सकता। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। मतलब ऐसा नहीं है। और यह है कि सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, किसी व्यक्ति को चौराहे पर लटका के फांसी नहीं हो सकती ना, तो हाँ, तो सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध भी अधिकार है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, हम क्या करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में वो हमारा अधिकार है, वो हमारी प्राइवेसी कोई लीक नहीं कर सकता ना। और निद्रा का अधिकार है, हाँ जी, सोने का भी अधिकार है, इट्स ए फंडामेंटल राइट। हाँ, राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, हाँ, मतलब ये सब जितने भी वो हमारे एक फंडामेंटल राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, जैसे कि मतलब इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार। जैसे ये तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन कि 21 में आता है, इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार। अपने अकॉर्डिंग अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। इट्स योर फंडामेंटल राइट। ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपने अनुसार अपने जीवन साथी का चुनाव करें, और इसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। आप इसके लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब कि आपके जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार है। हाँ जी, ठीक। आप लिखो, एक किसी देखते हैं आज हम लोग। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, लिखिए पुट्टा स्वामी केस 2017। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए निजता के अधिकार को
मौलिक अधिकार घोषित किया। जैसे कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, मतलब पुट्टा स्वामी केस आता है 2017 में, ठीक है। और इस पुट्टा स्वामी केस में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 के तहत, मतलब आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है, मतलब जीवन की व्यापक व्याख्या मेनका गांधी केस से आता है, तो जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया कि हाँ जी, राइट टू प्राइवेसी इट्स ए फंडामेंटल राइट, कि जो हमारी प्राइवेसी होगी वो हमारी फंडामेंटल राइट होगी। हाँ जी, मतलब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो राइट टू लाइफ की, मतलब राइट टू लाइफ का एक्सप्रेशन करते हुए बोला कि जो प्राइवेसी है, मतलब राइट टू प्राइवेसी है, वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ठीक, लेकिन निजता की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है कि हाँ कि निजता की ही परिभाषा है, मतलब कि निजता से तात्पर्य व्यक्ति के उन क्रियाकलापों से है, मतलब जिसका समाज पे कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता हो। हाँ। अब आपके पास, हाँ हाँ जी, मतलब आपकी प्राइवेसी होगी कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं। हाँ, आप अपने घर में क्या करते हैं, अपने घर में आप हत्या नहीं कर सकते। हाँ, देखते हैं अभी इसके प्रावधान को ना, लिखिए कि इसमें लिख लीजिए, निजता कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन तो निजता से तात्पर्य व्यक्ति के अन्य कार्यकलापों से है, जिसका समाज पर या अन्य व्यक्तियों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, मतलब उसका, वो क्या पहनता है, ठीक, वो क्या खाता है, हाँ, वो कब सोता है, हाँ, वो क्या पीता है, हाँ, मतलब वो कितना पीता है, कितना घंटा सोता है, वो कितना खाता है, वो 10 रोटी खाता है कि 2 रोटी खाता है, वो दिन भर में 10 कपड़े बदलता है कि 1 कपड़े बदलता है, वो उसकी प्राइवेसी है और उसका ये फंडामेंटल राइट है। ठीक, गर्मी हो रही है ना। अब लिखो कि निजता के विपक्ष में तर्क, किसके क्या प्रोग्राम, मतलब इसकी क्या क्या ट्रू फॉल्स हो सकती हैं, इसकी क्या क्या कमियां हो सकती हैं निजता की ना। लिखिए, निजता
विपक्ष में ना लिखेगी निजता के विषय क्षेत्र का निर्धारण करना कठिन है। इस प्रक्रिया में अनेक विवादित मुद्दे सामने आ सकते हैं। ठीक, जैसे में शराबबंदी, ठीक, गोमांस, गर्भपात का अधिकार, व्यक्ति बोलेगा कि शराब पीना मतलब ड्रिंक करना इट्स ए माई प्राइवेसी एंड इट्स ए फंडामेंटल राइट, देन यू डोंट स्टॉप मी, मतलब यू कॉन्ट स्टॉप मी। इसके अकॉर्डिंग, शराबबंदी के अकॉर्डिंग, शराब पीना उसकी प्राइवेसी है, उसकी निजता है, लेकिन शराबबंदी तो होगी ना, शराबबंदी होगी। ऐसे गोमांस का एक मैटर आता है कि मतलब एक धर्म मानता है कि नहीं गौ हमारी मानता है, लेकिन एक धर्म मानता है गौ का हलाल कर देगा, गौ मतलब गाय को खाएगा, तो उसको खाने का अधिकार है, मतलब कुछ भी खाने पीने का अधिकार है। तो उसमें कुछ लोग नॉनवेज खाते, तो मतलब उनको नॉनवेज खाने का अधिकार है, मतलब उनकी स्वतंत्रता है, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि हाँ वो नॉनवेज खा सकते हैं, कुछ भी खाएं। तो इसको लेके विवाद उठता है। गर्भपात का अधिकार, मतलब गर्भपात मतलब गर्भ की जो एक स्त्री ये डिसाइड कर सकती है कि एक गर्भ में ये जो बच्चा है उसका मैं पालन करूंगी कि नहीं करूंगी, ये मेरी बॉडी है, तो ये निर्णय मैं ले सकती हूँ, और कोई निर्णय क्यों ले सकता है। तो इसको भी लेके विवादित मुद्दे उठते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे आगे बिल्कुल विस्तार से। और व्यक्ति बोल सकता है कि शराब पीना है मेरी निष्ठा है, मेरा अधिकार है, मैं अपने पैसे शराब पी रहा हूँ भाई। तो लेकिन शराब तो गंदी, मतलब अब शराबबंदी तो होती है, और उचित कारणों से होती है ना। अब गर्भपात का अधिकार एक स्त्री तो डिसाइड कर सकती है कि हाँ जो गर्भ में बच्चा है उसका मैं पालन पोषण करूंगी या मैं पालूंगी कि नहीं पालूंगी, मैं अपने शरीर के अंदर रखूंगी कि नहीं रखूंगी, ये उसका अधिकार है, ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। वो व्यक्तिगत आधार पे ये निर्धारित कर सकती है कि हाँ वो उसका पालन पोषण करेगी कि नहीं करेगी। तो ये सब मुद्दे उठ के सामने आते हैं ना। हाँ, जी हाँ, अब निजता रहेगी अगर, तो कहीं ना कहीं ये वर्तमान समय में आतंकवाद, नक्सलवाद को भी उत्पन्न करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकता है। निजता, एक निजता, किसी व्यक्ति की निजता, वो कुछ बताया ना बताए, लेकिन संविधान निर्माताओं ने भी निजता को मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया। देखो अब संविधान निर्माताओं ने भी निजता को मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया।
एक पक्ष यह भी हो सकता है कि भाई संविधान निर्माता जो हर चीज को बिल्कुल क्रमवार तरीके से बिल्कुल अच्छे से संजोए हुए थे, उन सारे आदर्शों को जो एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, तो वो निजता के अधिकार को भी डाल सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि वो निजता का अधिकार उनके मन में आया नहीं होगा, वो इतने विद्वान, उनके दिमाग में सब आया होगा। हाँ, लेकिन उन लोगों ने भी उसको उचित नहीं समझा कि हाँ, निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया जाए। लिखिए कि इससे वर्तमान समय में नक्सलवाद आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हो, इसको बढ़ावा मिल सकता है। आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो इसको कि यह वर्तमान समय में नक्सलवाद एवं आतंकवाद से निपटने में बाधा उत्पन्न करेगा, में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मतलब निष्ठा से भी हो सकता है। मतलब वर्तमान समय में नक्सलवाद आतंकवाद बिल्कुल प्रभावी तौर पे काम कर रहा है ना, तो इससे निपटने में जो राइट टू प्राइवेसी है, जो निजता का अधिकार है, मतलब इससे निपटने में नक्सलवाद आतंकवाद से बाधा उत्पन्न कर सकता है, और जो कि नक्सलवाद और आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या है, खतरा है। तो अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। तो हम लोग इसके विपक्ष में तर्क देख लिए, लेकिन इसके पक्ष में भी तर्क देखें ना। अब लिखिए कि पक्ष में तर्क, इसे पक्ष में बोल सकते हैं कि अगर निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार न बनाया जाए तो व्यक्ति की सारी गतिविधियां, मतलब व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की गतिविधियां सरकार की नज़र में आ जाएंगी, और इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है या प्रभावित होगी। ठीक, या अगर निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार न बनाए तो सरकार अपने विरोधियों का दमन करने के लिए भी, मतलब उनके चरित्र हनन के लिए या उनका दमन करने के लिए, हाँ, इसका दुरुपयोग कर सकती है, या इसे तानाशाही की स्थापना हो सकती है, जो कि लोकतंत्र के लिए क्या है, खतरा है। हाँ, हालांकि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार भी असीमित नहीं है, इस पे भी युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी वजह से राष्ट्र हित में कुछ भी नुकसान होता है तो आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, आप पे युक्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो आपके मन में आए करो, ठीक है, आपकी प्राइवेसी, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय हित में होगा वो सर्वोपरि होगा और उसको किया जाएगा। लिखिए पक्ष में तर्क, यदि निजता के अधिकार को
मौलिक अधिकार यदि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार ना माना जाए तो व्यक्ति की गतिविधियां लगातार निगरानी में आ सकती हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता लिखिए, अगर निजता का अधिकार मौलिक अधिकार ना हो, अगर राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट ना हो, तो सरकार अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दमन करने में सफल होंगे। तानाशाही की स्थापना हो सकती है। जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। ठीक, मतलब निजता को अगर मौलिक अधिकार नहीं बनाया जाता है तो सरकार अपने विरोधियों का दमन करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकती है, और जिसमें वो अंततः सफल होंगे। सरकार का जो रुख होगा वो तानाशाही की ओर होगा, और जब तानाशाही की स्थापना होगी तो लोकतंत्र क्या होगा, खतरे में होगा। तो इसलिए निजता का अधिकार भी होना क्या है, जरूरी है। निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार होना आवश्यक है। जी हाँ, इसमें अब लिख लो कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार पे युक्तियुक्त प्रतिबंध, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक, यह असीमित नहीं है। मतलब निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह असीमित नहीं है ना, इसकी भी एक सीमा होगी। मतलब इसको संसद अपने अनुसार कानून बना के लिए, संसद कानून बना के इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। हाँ जी, मतलब निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। निजता मतलब मौलिक अधिकार पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
तो निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, तो मौलिक मतलब निजता के अधिकार पे भी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, मतलब ये भी असीमित नहीं है। ठीक है मित्रों, थैंक यू सो मच। ठीक, जय हिंद। ठीक, हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ, बिल्कुल। थैंक यू, जय हिंद।